पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले पर ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें अब तक 50 करोड़ से अधिक की रिकवरी हो चुकी है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि यह घोटाला 100 करोड़ से ऊपर का है और खाली भर्ती का घोटाला नहीं है, क्योंकि भर्ती के लिए जो पोस्ट थी वो शिक्षिका की पोस्ट थी, वो ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्ट थी, उसमें जो पैसे लिए गए उसके अलावा भी और कई घोटाले ये तार जुड़े हुए हैं पार्थ चटर्जी से। और कौन से घोटाले हैं इसके बारे में अभी जानना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि घोटाला बहुत बड़ा है और पार्थ चटर्जी के अलावा इसमें कई अन्य नेता भी जुड़े हुए हैं। ईडी के सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि यह पैसा पार्थ चटर्जी ने अकेले हजम नहीं किया था, इसमें हिस्सेदार और भी हैं। अब वो कौन हिस्सेदार है उसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। अभी तक जो डायरी बरामद हुई है पार्थ चटर्जी के घर से, जो पर्चियां मिली हैं उसमें कोडिंग में बात लिखी हुई थी, जिसमें जो पर्चियां थी उसमें अर्पिता के नाम पर कोड वर्ड में लिखा था। उसको डिकोड करने के बाद ईडी की पहली कार्रवाई में अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 50 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। सोना और विदेशी मुद्रा भी मिला है। अब यह अपने आप में एक अपराध है, लेकिन इस सब को लेकर अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के महासचिव है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि हम देश की पहली ऐसी पार्टी हैं जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। और 7 दिन के अंदर हमने एक फैसला लिया है कि पार्थ चटर्जी जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक टीएमसी के सभी पदों से उनको हटाया जा रहा है, मंत्री पद से भी इनको हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभी तक जो है जनरल सेक्रेटरी थे और ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, हम दोनों पदों से इनको सस्पेंड कर रहे हैं। जब ये पाक साफ निकल के आएंगे इनको हम वापस इनकी जगह दे सकते हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा देखो हमने तो कार्रवाई कर दी, अभी 7 ही दिन हुए हैं, लेकिन इस देश में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग पैसा लेकर भागे थे, बैंकों में घोटाले हुए, तो बीजेपी ने निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया। अभिषेक बनर्जी आप अभी राजनीति में हालांकि काफ़ी पुराने हो गए हो, लेकिन जिस तरह की बातें अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, क्या इनको पता है कि जो नीरव मोदी हो या बाकी लोग जो भागे हैं उसमें निर्मला सीतारमण का रोल है? निर्मला सीतारमण तब मंत्री थी क्या जब वो भागे थे, जब बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। तो ये निर्मला सीतारमण को बैंक के घोटाले दोषियों से कैसे जोड़ रहे हैं? ये खींच दिखाती है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सामने आकर उन्होंने तत्काल ये घोषणा की कि हम इनको घोषणा करते हैं, और ममता बनर्जी ने तो सार्वजनिक मंच से कहा था कि यदि कोई दोषी है तो इसमें तत्काल सुनवाई हो और उनको उम्र कैद हो। एक मैसेज देने की कोशिश की कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार ना हो और जो भ्रष्टाचारी है वो जेल के अंदर जाएं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अर्पिता मुखर्जी जो है वो तो टीएमसी की है ही नहीं, पैसे उसके घर मिले हैं। अब अर्पिता मुखर्जी जो एक मोहरा है वो बाकायदा ईडी को लिखित में दे चुकी है कि ये जितना पैसा है ये पार्थ चटर्जी का है, और पार्थ चटर्जी को अब मानने के लिए 3 अगस्त तक का टाइम ईडी के पास है। ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि भर्ती में घोटाला हुआ है, ये तो सीबीआई के पास भी सबूत हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं? क्योंकि पार्थ चटर्जी जी आपने 7 दिन बाद यह फैसला लिया है, वो तब जब सीबीआई और ईडी आज कार्रवाई कर रही है। अच्छा तो तब होता, जीरो टॉलरेंस नीति आपकी तब पता चलती जब आपके पास ये संज्ञा में खबरें आई थी, जनता ये कह रही थी कि भर्ती में घोटाला हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है, पैसे वालों के नाम आ रहे हैं, जिन्होंने रियल में टेस्ट एग्जाम दिया है उनका नाम नहीं आया है। आपके पास शिकायत आई थी, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास शिकायत आई थी, इनके विधायकों के थ्रू शिकायत गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 7 दिन में सुनवाई करने की बात कहने वाले पार्थ चटर्जी, मेरा सवाल आपसे ये है
कि जब आपके पास ये कंप्लेंट्स आई थी घोटाले की, तब आपने अपने तरीके से, अपनी सरकार की, अपनी पुलिस से क्यों नहीं इसकी जांच कराई? तब आप क्यों मौन हो गए थे? ममता बनर्जी जी तब पार्थ चटर्जी को एक्सीलेंट क्यों दे रही थी? एक सवाल है। आप तभी कार्रवाई करते, आपका एक इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा आप पार्थ चटर्जी हो या कोई भी हो, उन लोगों के साथ न्याय होता जिन्होंने इस एसएससी एग्जाम में पूरी साल मेहनत की, 2-2 साल मेहनत की थी, और 2 साल की मेहनत के बाद उनको वो रिजल्ट में नाम नहीं आया, वो न्याय मांग रहे थे। ये जो लड़कियां कोर्ट में जाने को मजबूर हुई, कोर्ट में जाने के पहले इन्होंने अनेक चिट्ठियां ऐसी लिखी थी मुख्यमंत्री को और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से मिले हैं ये लोग, बाद में कोर्ट में गए हैं। तो आप अगर न्याय प्रिय हैं, जीरो टॉलरेंस नीति आपकी थी, तो पार्थ चटर्जी को सीबीआई या ईडी की जरूरत ही नहीं पड़ती जांच करने की। उसके पहले ही अगर राज्य सरकार अपने आप में काम कर देती, उदाहरण देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यकाल में, उनके मंत्रालय में, उनके मंत्रियों के ऑफिसों में ट्रांसफर का अभी घोटाला एक सामने खुला। एक मंत्री ने शिकायत की कि जो मेरा सचिव है वो जो है, यानी जो आईएएस अधिकारी हैं, उस लेवल पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं। उस पर संज्ञान लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई, और आपको बताएं कि उसमें कड़ी कार्रवाई और जांच चल रही है। ये कई सारे आईएएस, आईपीएस, वो योगी जी ने उनके खिलाफ केस किया है, कई तो जेल के अंदर बंद हैं, कई को प्रमोशन के बजाय डिमोशन किया गया है क्योंकि उनकी गलतियां पाई गई। ये होता है सरकार अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है, इसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों को न्याय नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के लोग कोर्ट जाने को मजबूर हुए। क्यों गए कोर्ट? कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, उसके पहले सरकार ही काम कर देती अगर आप इस नीति पर चलने वाले हो। लेकिन आप तब तक कुछ नहीं कर पाए जब तक कि केंद्रीय एजेंसियां इसके बीच में नहीं आ गई। और दूसरी बात, नारदा घोटाला और शारदा घोटाला हमने देखा कि जब उसकी जांच के लिए सीबीआई पश्चिम बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी जी, जो आपकी बुआ जी हैं, वो तो लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेकर सीबीआई के दफ्तर में धरना दे रही थी। उनको घेर लिया और धमकाने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला किया। क्यों? जांच होने देते, जीरो टॉलरेंस नीति थी, होने दो जांच। जिस तरह से आज पार्थ चटर्जी के मामले में आप 7 दिन के अंदर उनको सभी पदों से हटाते हुए ये घोषित कर रहे हो कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तो नारदा शारदा घोटाले में जो शामिल नाम थे उनको क्यों नहीं हटाया? उनको भी 7 दिन के अंदर हटा देते, सीबीआई को अपनी जांच करने देते। लेकिन सीबीआई को अपनी जांच नहीं करने दी। आज ईडी को भी कभी आप कहते हो जांच तत्काल करें और कभी कहते हो कि केंद्र सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। कभी मीडिया को डराया जाता है, अभी भी मीडिया को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी जी कहती है ये कंगारू ट्रायल नहीं चलना चाहिए मीडिया जो कर रहा है, और कभी आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ये सहन नहीं होगा कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है। आप पत्रकारों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हो, उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात कर रहे हो। क्यों भाई? न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ये जो ईडी है, सीबीआई है, इसको भी काम करने दो। और पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो तो वो बोलते हैं जो उनको तथ्य पता लगता है ईडी के सूत्रों से। भाजपा के लोगों ने क्या बोला वो बोल दिया। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि ममता बनर्जी जी इसमें दोषी हैं, इसमें कोई अभिषेक बनर्जी ने रिश्वत ली है, ये तो कोई नहीं बोल रहा। मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग और जुड़े हैं। वो कौन है इसका पता लगना चाहिए। मीडिया अपनी तरफ से ये तो नहीं कह रहा है, मीडिया केवल ये कह रहा है घोटाला हुआ है। नहीं हुआ होता तो 50 करोड़ रुपए कहां से एक घर में आ गए? क्या ये अभिषेक बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कह रहे हैं कि जिसके घर पैसे मिले वो अर्पिता, वो टीएमसी की नहीं है, तो क्या उसके पास पैसे कहां से आए? ये बता दो। आपकी पुलिस बता दे कि उसके पास ये पैसे किस एवज में आए हैं। फोटोशूट कराया था कोई उसने? वो कोई काम करती है, नौकरी करती है? ये एक बड़े सवाल है। इसका जवाब अगर जनता को अभिषेक बनर्जी दे दें
कि 50 करोड़ रुपए अर्पिता के घर जो थे, जो बरामद हुए सोना चांदी, वो कहां से आया, तो बाकी मीडिया को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदे मातरम।